स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जो बच्चे पहली बार इस लेक्चर सीरीज के साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, हम इस पूरे लेक्चर सीरीज में कवर कर रहे हैं आईईटी का सिलेबस 11th एंड 12th का चारों सब्जेक्ट्स का। मैं तुम सबको करवा रही हूँ बायोलॉजी। मैं हूँ रोशनी एंड आई एम एन आईएसए पुणे एलुमनाई। बायो जो है मैं बच्चों को कवर करवा रही हूँ आईआईटी के पर्सपेक्टिव से ए टू जी सारे के सारे चैप्टर्स इस पूरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जाके स्टार्टिंग के लेक्चर्स भी तुम देख सकते हो। आज का जो चैप्टर है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस इन प्लांट कवर किया है। अब रेस्पिरेशन देखेंगे। इससे जो आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं एवरी अदर ईयर। ठीक है, एवरी अदर ईयर एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता है और काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट ये चैप्टर लगता है बच्चों को, बट हम ट्राई करेंगे इसको इजी रखने का। कौन कौन से प्रोसेसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो हम देखते चलेंगे। होप तुम्हारी जो आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन है काफी अच्छी चल रही है। दिन ज्यादा नहीं बचे हैं, तो इसलिए मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि तुम्हें क्या लेना है, मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, देखो मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो तुम्हारे लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए, जो लास्ट कुछ दिन बचे हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज का जो चैप्टर है वो कवर करने के बाद तुम्हें क्या करना है, जाके इस मॉक टेस्ट सीरीज में जो इस चैप्टर का टेस्ट है, चैप्टर वाइज जो टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करना है। और जब तुम मल्टीपल चैप्टर वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे तो तुम्हें नेक्स्ट किस में जाना है, तुम्हारे क्यूमुलेटिव मॉक में। क्यूमुलेटिव मॉक के बाद तुम्हारा आएगा स्ट्रैटेजिक मॉक एंड इन पैरेलल तुम्हें फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते रहना है, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट पे तुम्हें ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, कौन से टॉपिक्स तुम्हारे स्ट्रांग है। सिर्फ टेस्ट देने से नहीं होगा, तुम्हें एक्चुअली जाके क्या करना होगा, उसको एनालाइज करना होगा। तो दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। लास्ट दिनों की स्ट्रैटेजी जो है उसमें तुम्हें न्यू इन्फॉर्मेशन को लिमिट करना है, कम करना है। जो नया इन्फॉर्मेशन तुम एक्वायर कर रहे हो उसमें अगर तुम 2 घंटे देते हो तो उसका डबल टाइम तुम्हें रिवीजन में देना है। और टेस्ट से अच्छा और फन वे ऑफ रिवाइजिंग नहीं हो सकता। ठीक है, तो टेस्ट से क्या होता है, तुम्हें पता चलता रहता है कि रिवीजन तो होता ही रहता है और ये भी पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स तुम्हारे स्ट्रांग है और कौन से टॉपिक पे तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। विद दैट थिंग इन माइंड, जो तुम्हारा मॉक टेस्ट सीरीज है क्लास पे, जो तुम्हारे लिए लेके, जिसमें सारे ही फीचर्स अवेलेबल है, तुम्हारे चैप्टर वाइज मॉक है, फुल लेंथ मॉक है जिसका वीडियो सोल्यूशन भी जल्दी ही अपलोड होने वाला है, तुम्हारे स्ट्रैटेजिक एंड क्यूमुलेटिव मॉक्स है। और ये सारे के सारे जो मॉक्स है वो तुम्हें डिस्काउंटेड प्राइस में लेके आ रहा है क्लास में तुम्हारे लिए 799 का। ये इसकी जो ओरिजिनल प्राइसिंग थी वो काफी ज्यादा थी, बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था इसको परचेज करना। एंड क्योंकि अब दिन कम बचे हैं, टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, इसको डिस्काउंट किया है 799 में। आई वुड से वैल्यू फॉर मनी है। जाके तुम्हें इस टेस्ट को लेना चाहिए और इसके सारे चैप्टर वाइज टेस्ट को देके तुम्हें देखना चाहिए कि कौन से चैप्टर पर तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के साथ, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आईआईटी के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट क्या हर एक टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज नो। याद रखो, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें पैटर्न्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बहुत सारे एंजाइम्स के नाम है, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स के नाम है। मैं क्लियर करने का ट्राई करूंगी कि कौन कौन सी चीजें तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। वो मेरा एम रहेगा इस चैप्टर के साथ। एंड ऑब्वियसली चैप्टर तुम्हें पूरा समझ में आना चाहिए। मैं चाहती हूँ ये चैप्टर तुम एक बार देख लो, उसका मॉक टेस्ट ट्राई करो, उसका डीपीपी ट्राई करो, एंड दैट इज ऑल। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस। ठीक है, एक ही बार में तुम्हें खत्म करना है, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। टॉपिक है रेस्पिरेशन, और हम रेस्पिरेशन कहाँ पे देख रहे हैं, प्लांट्स के अंदर। पर एक्चुअली जब हम ये पूरा चैप्टर देखेंगे, प्लांट्स का मेंशन उधर ज्यादा नहीं है। ज्यादा फोकस किस पे है, रेस्पिरेशन पे ज्यादा फोकस है, प्लांट्स पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। स्टार्टिंग में प्लांट्स का मेंशन, उसके बाद इट्स जस्ट अबाउट रेस्पिरेशन, जो कि मोर लेस सेम होता है यूकेरियोट्स में, राइट। सो यूकेरियोट्स में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, सेलुलर रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है वो सेम ही रहेगा, तो वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है उसकी स्टोरी के साथ। अब देखो, प्लांट्स में हमने फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी कवर किया है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या। देखो, चैप्टर का नाम तो वैसे क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, दैट इज द चैप्टर का नेम। सो समझते हैं इस पूरे चैप्टर में हम क्या कवर करेंगे। प्लांट्स वाला सेक्शन जो मैंने बोला ऑलरेडी कि वो स्टार्टिंग में ही है, तो पहला क्वेश्चन जो चैप्टर तुमसे पूछता है वो है कि व्हाई डू प्लांट्स नीड टू रेस्पायर। क्या प्लांट्स को जरूरत है रेस्पिरेशन करने की? हमें पता है तभी तो होता है ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस, बट द क्वेश्चन इज कि प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है, वो अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं, तो इनको रेस्पिरेशन की क्या जरूरत है? रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, बट ये तो अपना फूड खुद बना रहे हैं, अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी हमने देखा कि एटीपी बनता है।
राइट? तो क्यों वो दूसरे एक प्रोसेस पे डिपेंड करे अपने एनर्जी नीड्स के लिए? सो क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू प्लांट्स रेस्पायर, या फिर ये रेस्पिरेशन कैरी आउट क्यों करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, इसको आंसर करेंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिकल आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन जो ये है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कि ब्रीदिंग, तुम्हें पता है कि रेस्पिरेशन जो है वो तुम्हारे सेल के अंदर एक केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो बोलते हैं उसको। बट उससे पहले क्या करना होता है, तुम्हें गैसेस को अक्वायर करना होता है। जो ऑक्सीजन है तुम्हारे एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, तो ऑक्सीजन को तुम्हें क्या करना होगा, एक्वायर करना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होगा। ये जो प्रोसेस है ये किसके थ्रू होता है? ब्रीदिंग के थ्रू होता है। ब्रीदिंग हमने ऑलरेडी देखा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर हमने ह्यूमंस में ऑलरेडी कवर किया है। क्वेश्चन है कि क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, यस और नो, राइट? सो क्वेश्चन क्या है? डू प्लांट्स ब्रीथ? ठीक है, ओके, डू प्लांट्स ब्रीथ, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन हम लोग क्या करेंगे, मूव ऑन कर जाएंगे किसमें, एक्चुअल रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। हम कहाँ पे जाके फोकस करने वाले हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। किस पे फोकस करेंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। मतलब जो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल केमिकल रिएक्शन है, ब्रीदिंग की बात और नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक्चुअल सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात होगी इसके बाद, ठीक है। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन में तुम्हें पता है दो टाइप के सेल्यूलर रेस्पिरेशन होते हैं। एक होता है एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा होता है एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो मैटर तुम कौन से सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो, इसका हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इसका हमेशा स्टेप 1 क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करो, ग्लाइकोलिसिस हमेशा ही सेलुलर रेस्पिरेशन का स्टेप 1 होता है। अब जो स्टेप 2 है वो डिपेंड करता है कि तुम कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो तो उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, और वो कहाँ पे होगा? वो तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। बट अगर तुम एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात करो, जैसे ईस्ट की बात कर रहे हो, तब ये जो सेकंड स्टेप है कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ठीक है। तो स्टेप 1 ग्लाइकोलिसिस हमेशा कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। किसके अंदर होता है ये? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। बट जो स्टेप 2 है, जो इसके बाद आने वाला स्टेप है, स्टेप 2 जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑब्लिगेट होते हैं एनारोब्स, मतलब उनको तो ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। कुछ होते हैं फैकल्टेटिव, मतलब कंडीशन पे डिपेंड करता है उनका, ठीक है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, या फिर मैं सीधा सीधा बोलूं तो नो ऑक्सीजन, ठीक है, नो ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन है नहीं, वो भी एक कंडीशन हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन की एकदम ही जरूरत नहीं, होना ही नहीं चाहिए, वो एक दूसरा कंडीशन हो सकता है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, जब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस कहाँ पे होगा? ये प्रोसेस होगा तुम्हारे साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में। तो कंटिन्यू रहेगा साइटोप्लाज्म में ही होना। बट एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत है, क्या है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तब हमें क्या देखना है? ये जो है प्रोसेस, जो फर्दर प्रोसेस हो रहा है, वो कहाँ पे होने वाला है? तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला है। कहाँ पे होगा ये? तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब ये जो प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? क्रेब साइकिल, या फिर सिट्रिक साइकिल। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम? क्या है? सिट्रिक साइकिल, ठीक है। इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है? एटीपी प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। एंड क्रेब्स साइकिल का ही एक यू कुड से सब पार्ट है, या फिर एक तरीके से तुम बोल सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ये हम सिमिलर है जो हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, सिमिलर चीज होने वाली है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इसको देखेंगे, जिसका एंड रिजल्ट क्या होगा? हमें मिल जाएगा एटीपी, ओके ना। ये जो पूरा प्रोसेस है ये किसका पार्ट हो जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन का। एनारोबिक में क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म में ही रिएक्शन कंटिन्यू होगा, ठीक है। इसको भी हम समझेंगे, एनारोबिक को, एरोबिक को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। उसके बाद जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे, और कौन से रेस्पिरेशन की बात करेंगे हम? मेनली हम एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें फर्दर, तो हमें दिखेगा कि ये जो पाथ है ये एम्फीबोलिक पाथ है, ठीक है। क्या है ये? Basically, it's both catabolic
both a catabolic and anabolic pathway। मतलब रेस्पिरेशन जो है उससे चीजों का या फिर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन भी होता है, पर मॉलिक्यूल्स का कंस्ट्रक्शन भी होता है। तो ये दोनों है, कैटाबॉलिक भी है, एनाबॉलिक भी है। एंड दूसरी चीज हम देखेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से हम निकाल सकते हैं रेस्पिरेशन कोशेंट। ठीक है, रेस्पिरेशन कोशेंट बेसिकली कितना ऑक्सीजन एंड कितना कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो रेशियो है उससे बोलेंगे हम रेस्पिरेशन कोशेंट। देखेंगे कि क्या क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं, मतलब किन किन चीजों से रेस्पिरेशन हो सकता है। हम नॉर्मली ग्लूकोज की बात करते हैं, बट और भी मॉलिक्यूल्स है जिससे एक्चुअली रेस्पिरेशन बॉडी कैरी आउट करती है, कर सकती है। प्रेफर किसको करती है? हमेशा ग्लूकोज को। पर जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे तुम्हारे फैट्स हो गए, तुम्हारे प्रोटीन्स हो गए, उनसे भी क्या रेस्पिरेशन हो सकता है? हाँ, प्रेफरेबल नहीं है, उनके प्योर फॉर्म में वो नहीं होता, उनको मॉडिफाई करके यूज करते हैं, बट उनका जो रेस्पिरेशन कोशेंट है वो अलग होता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फॉर सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है फॉर सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा रेस्पिरेटरी कोशेंट। छोटा चैप्टर रहेगा, बहुत ज्यादा हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे फोकस नहीं करेंगे। मैं दे तो दूंगी तुम्हें सबका एक्सप्लेनेशन, बट हमें क्या करना है लास्ट मोमेंट पे, अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट थे तो होपफुली तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया और तुम आईआईटी को एक बैकअप की तरह ट्रीट कर रहे हो होपफुली। बट अगर अच्छा नहीं भी गया पर तुमने प्रिपेयर किया है नीट के लिए अच्छे से, तो तुम्हें ये सारी डिटेल्स ना लगेगी ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि तुम्हारा बायो जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि मैथ में तुम हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रगल करो कंपेयर टू बायो, राइट। बट अगर तुम एक जेई एस्पिरेंट हो और जो आईआईटी देना चाहता है आईसीएसई या फिर साइंस को परस्यू करना चाहता है और तुमने बायो नहीं पढ़ी है, तो इतने सारे जो डिटेल्स है वो तुम्हें डिफिकल्ट लग सकते हैं याद रखना। अनलेस अनटिल तुम्हारी मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो तुम्हारे लिए इजी होगा। जब उस केस में तो तुम खुद से जाके याद कर ही सकते हो। बट मेरा एम क्या रहेगा, इस चीज को थोड़ा इजी टू रिमेंबर बनाना, इजी टू अंडरस्टैंड बनाना। ठीक है, जो बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसके मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स की डिटेल में नहीं जाऊंगी। इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है, स्लाइड्स में अवेलेबल है, तुम्हारे एनसीईआरटी में अवेलेबल है। अगर तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो तुम जाके उसको और डिटेल में पढ़ सकते हो, याद रखने का ट्राई कर सकते हो। बट याद रखो ये एक चैप्टर है और तुम्हें बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं, तो तुम्हें ये डिसीजन खुद से लेना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आंसर करेंगे वो है व्हाई डू प्लांट्स रेस्पायर। द क्वेश्चन इज कि प्लांट्स रेस्पिरेशन कैरी आउट क्यों करते हैं। बट ये हम क्वेश्चन पूछ क्यों रहे, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन हमारे माइंड में आया क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, वो लाइट की एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो एक और क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर तो एटीपी ही बना लेते, ग्लूकोज क्यों बन रहा है ना। तो इसका रीजन क्या है? देखो, जो फोटोसिंथेसिस है क्या वो हर एक पार्ट ऑफ प्लांट में होगा? नहीं। प्लांट के कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है? जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो क्या कैरी आउट कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्यों कैरी आउट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो इसीलिए ये लोग फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकते हैं और ये क्या बना सकते हैं? अपना एटीपी एंड फूड, बेसिकली ग्लूकोज बनाएंगे। इस प्रोसेस में एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, पर एटीपी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर जो दूसरे प्लांट, अगर तुम नॉन ग्रीन प्लांट की बात करो, अदर पार्ट्स की बात करो, जो ये अदर पार्ट्स है इनको फूड कैसे मिलता है? क्या उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है? उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो भी बहुत सारे प्रोसेसेस कैरी आउट कर रहे हैं, वो ग्रोथ कैरी आउट कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर ग्रोथ हो रहा है, वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस इनके अंदर भी होते हैं जो दूसरे पार्ट्स है जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो ये जो अदर पार्ट है इसमें क्या है? नो फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इसमें क्या है? क्लोरोफिल नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं है तो क्या इनको एनर्जी की जरूरत नहीं है? ऑब्वियसली है। दे ऑल्सो नीड एनर्जी, दे ऑल्सो नीड एनर्जी। तो इनको एनर्जी कैसे मिलेगी? विच दे गेट बाय ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अभी के लिए दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। किसका ट्रांसलोकेशन हो रहा है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फूड जहां पे बन रहा है, फूड कहाँ पे बन रहा है? फूड तुम्हारा बन रहा है ग्रीन पार्ट में, तो इसको ट्रांसपोर्ट करके हम ऐसे पार्ट में लेके जाएंगे जहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। और जब फूड यहाँ पे आ गया तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एनर्जी में। कैसे करेंगे एनर्जी में कन्वर्ट? बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, राइट। तो इसीलिए प्लांट्स को भी क्या रेस्पिरेशन करने की जरूरत है? द आंसर इज यस। अब एक बात बताओ, जो ग्रीन वाला पार्ट है क्या वो कभी रेस्पिरेशन नहीं कैरी करेगा? द आंसर इज करेगा। वो भी रेस्पिरेशन करेगा जब
डार्क होगा। बाहर जब लाइट नहीं है तब फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता तब भी तो एनर्जी की जरूरत है। तब क्या होगा? रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। तब क्या होगा? रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। तो हमें क्या समझ में आया कि प्लांट को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इवन दो वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकता है, बट कब कर सकता है? जब ग्रीन हो वो पार्ट और वहां पे क्या अवेलेबल हो? लाइट अवेलेबल हो। अगर लाइट नहीं है तो रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। जो भी स्टोर्ड फूड है उसको यूज करके रेस्पिरेशन कैरी आउट करके हम क्या करेंगे? फूड को प्रोड्यूस करेंगे। अगर दूसरे जो पार्ट्स है जो ग्रीन नहीं है, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, बट उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ऐसे जो पार्ट्स है वो क्या करेंगे? फूड को अपने तक ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, या फिर प्लांट फूड को वहां पे ट्रांसपोर्ट करेगा, वो रेस्पिरेशन कैरी आउट करेंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा? एनर्जी। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए पूरा समराइज किया हुआ है, तुम चाहो तो सिर्फ इस पीपीटी को भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज। प्लांट क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको भी क्या जरूरत है? फोटो रेस्पिरेशन की। हाँ, क्योंकि उसको एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। एनर्जी कैसे रिलीज होता है? जो भी तुम्हारा फूड में मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, एंड उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी को रिलीज करता है। प्लांट्स नीड एनर्जी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन। बहुत सारे प्रोसेसेस है जो प्लांट कैरी आउट कर रहा है, उसके लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट विल फोटोसिंथेसाइज, मतलब वही फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करेंगे। नॉन ग्रीन पार्ट्स डिपेंड ऑन रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी। बाकी के पार्ट्स को क्या करना पड़ेगा? उस फूड को यूज करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट करवा के, एंड उससे एनर्जी रिलीज करवानी होगी। स्टोर्ड फूड क्या होता है? स्टार्च के फॉर्म में फूड जो है वो स्टोर होता है। इट इज ब्रोकन डाउन बाय रेस्पिरेशन टू रिलीज यूजेबल एटीपी। तो हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के थ्रू जब फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं तब हम उससे क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होता है। उस एनर्जी को हम टेम्परेली स्टोर करते हैं, किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और ये जो स्टोर करने का पूरा प्रोसेस है, ऑक्सीडाइज करके फिर स्टोर करना एटीपी के फॉर्म में, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, वही प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन है। फिर उस एटीपी को तुम क्या कर सकते हो? हाइड्रोलाइज करके, उसका बॉन्ड ब्रेक करके, उससे एनर्जी लेके तुम कोई भी दूसरा प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हो। रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स कार्बन स्केलेटन्स फॉर बायोसिंथेसिस। सो एक तो हो गया एनर्जी, बट रेस्पिरेशन से क्या सिर्फ एनर्जी मिलती है? नहीं। हम देखेंगे बाद में जब हम यहाँ पे एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे की बात कर रहे थे। रेस्पिरेशन क्या कैटाबॉलिक तो है और एनाबॉलिक भी है। ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि रेस्पिरेशन के पूरे जो स्टेप चलता है, जो क्रेब्स साइकिल चलता है, उसके काफी सारे जो इंटरमीडिएट्स है उनको बॉडी यूज करती है टू मेक सम न्यू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अलग अलग नए मॉलिक्यूल्स बनाने में बॉडी उन इंटरमीडिएट्स इन बिटवीन जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे, उनको यूज करके अलग अलग मॉलिक्यूल्स को बनाती है बॉडी। तो इसीलिए काफी सारे कार्बन स्केलेटन्स की क्यों बात कर रहे हैं? जो बैकबोन है, जिसको मॉडिफाई करके हमें एक नया मॉलिक्यूल मिलेगा, वो हमें कहाँ से मिलता है? रेस्पिरेशन के किसी एक स्टेप के बीच में से। ठीक है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स का बैकबोन हमें कहाँ मिल गया? रेस्पिरेशन हो रहा तो उसके बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा, बॉडी बोलेगी ये मॉलिक्यूल तो मुझे चाहिए, क्योंकि इससे मुझे क्या बनाना है? एक अमाइनो एसिड या फिर एक लिपिड बनाना है। तो फिर रेस्पिरेशन का ही प्रोसेस उस चीज को भी प्रोवाइड कर रहा है, उस मॉलिक्यूल के बैकग्राउंड को या फिर बैकबोन को भी प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को। ठीक है, इट अकर्स इवन एट नाइट। सो रेस्पिरेशन तो रात को भी होगा, दिन को भी होगा, बट फोटोसिंथेसिस रात को होगा क्या? नहीं। पर रात को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्या? हाँ। इसीलिए हम क्या करेंगे? जो सेल्स फोटोसिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं रात के टाइम पे, या कभी नहीं करते फोटोसिंथेसाइज, उनमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। कहाँ से मिलेगा एनर्जी? रेस्पिरेशन के थ्रू। ATP produced during respiration is the energy currency for all cellular activities, जो मैंने ऑलरेडी बताया। ATP जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसके जो बॉन्ड है फॉस्फेट फॉस्फेट, इनको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो बॉडी को कभी भी एनर्जी जब चाहिए तो वो एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करती है? इस बॉन्ड्स को ब्रेक करके ऑब्टेन करती है। तो क्या प्लांट को रेस्पिरेशन की जरूरत है? हाँ। क्यों है जरूरत? क्योंकि उनको एनर्जी की जरूरत है। फोटोसिंथेसिस इज नॉट हैपनिंग एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। हर टाइम नहीं हो रहा है फोटोसिंथेसिस, और हर एक सेल में नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें पता है रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो हमें क्या करना होता है? ऑक्सीजन को ब्रीद इन करना होता है, और फिर उस ऑक्सीजन को यूज करके हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। तो क्वेश्चन आता है कि प्लांट को भी क्या ब्रीथ करने की जरूरत है, जैसे हमें जरूरत है जब हम लोग ऑक्सीजन को एक्वायर करना चाहते हैं? हमें जब भी ऑक्सीजन चाहिए हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ठीक है, क्या
प्लांट्स को भी वो करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। क्या प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होता है? हाँ, गैसेस एक्सचेंज जरूर होते हैं, बट क्या प्लांट को लंग्स की जरूरत है, नोज की जरूरत है, ट्रैकिया की जरूरत है? द आंसर इज नो। प्लांट में कोई ऐसा रेस्पिरेटरी या फिर ब्रीदिंग सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है जो कि पूरा का पूरा जिसका काम एक ही है कि ऑक्सीजन को इनहेल करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। बट प्लांट के पास कुछ स्ट्रक्चर्स है, कुछ स्ट्रक्चर्स है, ऑर्गन नहीं है, स्ट्रक्चर्स है जो एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करते हैं। कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? तुम्हारे स्टोमेटा एंड तुम्हारे लेंटिसल्स। स्टोमेटा एंड क्या? लेंटिसल्स। स्टोमेटा जो है वो जनरली ग्रीन पार्ट्स में होता है, लीफ में ज्यादा होता है। लेंटिसल्स जो है जब प्लांट बड़ा हो जाता है उसकी वुडी स्टेम्स में होता है। क्या? लेंटिसल्स। ठीक है, सो लेंटिसल्स किस में होता है? स्टेम में ज्यादा होता है। और स्टोमेटा किस में ज्यादा होता है? लीफ में ज्यादा होता है। पर ये दोनों एक साथ मिलके किस चीज में हेल्प करते हैं? हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, मतलब गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं ये दोनों ही स्ट्रक्चर। तो तुम इसको काइंड ऑफ समझ सकते हो, नोज के सॉर्ट ऑफ सिमिलर ये वर्क कर रहा है। ठीक है, नाउ अब बात ये है कि ठीक है, इनके पास ऐसा स्ट्रक्चर तो है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो सकते हैं, बट क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट कि इनको लंग्स की जरूरत क्यों नहीं है? क्यों ऐसा नहीं है कि इनके अंदर ऑक्सीजन को हम पुल कर रहे हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे बॉडी में, जैसे हम करते हैं हमारे बॉडी में? ऑक्सीजन को इनहेल किया, एयर को इनहेल किया, उससे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया, फिर उसको ब्लड के थ्रू सारे सेल्स तक हमने पहुंचाया। यहाँ पे वो चीज क्यों नहीं हो रही? यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है कि हम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे? क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट ज्यादा नहीं। नो लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट ऑफ, नो लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट नहीं होता विद इन प्लांट के अंदर। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? देखो, इसके मल्टीपल रीजन है। एक रीजन हम दे सकते हैं, इसके क्या रीजन है? एक रीजन हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट है वो एक स्टेशनरी ऑर्गेनिज्म है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता, उसको अपनी बॉडी में एक इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना। इस वजह से प्लांट की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो ही कम है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है, लो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, लो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अब क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम क्यों है? क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, बिकॉज एनर्जी या फिर तुम बोल सकते हो एटीपी की रिक्वायरमेंट क्या है? लो है। ये हो गया रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि हमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मोस्ट लिविंग सेल्स, जो भी लिविंग सेल्स हैं एक प्लांट के अंदर, मोस्ट लिविंग सेल्स इनसाइड प्लांट्स दिख रहे हैं नहीं? मोस्ट लिविंग सेल्स इनसाइड प्लांट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू एयर। तो उनका जो सरफेस है वो एयर की डायरेक्ट कनेक्शन में है। मोस्ट लिविंग सेल्स इनसाइड प्लांट्स हैव देयर सरफेस इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर। कैसे है? क्योंकि देखो, जो प्लांट होता है उसके जो सेल्स है उसके बीच में क्या, इंटरसेल्युलर स्पेस काफी ज्यादा है। इंटरसेल्युलर स्पेस इन सेल्स के अंदर क्या है, काफी ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादातर जो प्लांट में सेल्स है वो क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल है। पैरेन्काइमा सेल जो होते हैं उनके वॉल्स क्या होते हैं, थिन होते हैं, उनके पास क्या होता है, काफी ज्यादा इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। इसीलिए यहाँ पे बीच में क्या है, एक एयर पॉकेट है। क्या है? एयर पॉकेट है। तो ये जो सर्फेसेस है वो क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है एयर के साथ। किसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है? अगर मैं येलो से हाईलाइट करूं, इनके बीच में जो स्पेस होगा उसमें क्या होगा, काफी ज्यादा एयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके वजह से ये लोग इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अक्रॉस देयर सर्फेसेस वाया डिफ्यूजन। ठीक है, सो प्लांट्स डू यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज वो करते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन तो वो कर रहे हैं, बट उनके पास लंग्स या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो गैसियस एक्सचेंज वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा और लेंटिसल्स के थ्रू। और ज्यादातर जो लिविंग सेल है वो सरफेस में होता है। जो ज्यादातर लिविंग सेल है वो कहाँ पे होता है, सरफेस में होता है। अगर तुम स्टेम को देखो, स्टेम बहुत थिक है,
बट अंदर वाले सेल्स लिविंग है क्या? एकदम अंदर तक जाके देखे तो नहीं। मोस्ट ऑफ द सेल्स जो अंदर है, बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर है, वो क्या है? डेड है। कैसे सेल्स है वो? डेड सेल्स है। तो इसीलिए इनका क्या है, स्पेस जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एयर के साथ, एंड जो एयर स्पेसेस है टिश्यूज में, उससे क्या हो जाता है? ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाता है एंड फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। एंड डिफ्यूजन बाय इटसेल्फ इज इनफ, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में देयर इज नो नीड फॉर ऐसा ट्रांसपोर्टेशन इन लार्ज डिस्टेंसेस। ऐसा नहीं है कि लीफ से पूरे स्टेम तक ऑक्सीजन फ्लो करके आ रहा है। एंड हर एक जो सेल है वो अपने नीड का खुद ही ध्यान रख लेता है। हर एक सेल क्योंकि कांटेक्ट में है, वो अपने में ही ध्यान रख लेता है कि उसको कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, वो अपना ध्यान खुद रखता है। इसलिए क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? टेक्निकली तुम बोल सकते हो हाँ करते हैं, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, पर इनके पास क्या पूरा का पूरा सिस्टम है? नहीं। नेक्स्ट वी हैव टू लुक एट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ना याद रखो, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसमें हम किसकी बात करें? ये वो रिएक्शन है जो सेल के अंदर होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, हम किसकी बात कर रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। इट्स अ केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या था? एक फिजिकल प्रोसेस था। रेस्पिरेशन क्या है? इट्स अ केमिकल प्रोसेस, या तुम बोल सकते हो केमिकल रिएक्शन है। अभी के लिए मैं प्रोसेस लिख रही हूँ। ब्रीदिंग क्या था? वो एक फिजिकल प्रोसेस था, ठीक है। अभी जो रेस्पिरेशन है उसमें मेन चीज क्या है, मेन गोल क्या है कि हम क्या बनाए? एटीपी बनाए, हम एनर्जी बनाए, ठीक है। सेल को अलग अलग प्रोसेसेस करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब वो जो एनर्जी है हमें कहाँ से मिलेगी? फूड के थ्रू, जो भी हम मॉलिक्यूल्स एक्वायर कर रहे हैं उसके थ्रू। होता क्या है, जो भी तुम्हारा मॉलिक्यूल है, चाहे वो ग्लूकोज हो, जो कि यूजुअली ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या प्रेफर्ड मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट है फॉर रेस्पिरेशन। अगर हम मोस्ट कॉमन या मोस्ट प्रेफर्ड प्रेफर्ड सबस्ट्रेट की बात करें, प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करें, मतलब किसको यूज करके सेल जो है नॉर्मली एनर्जी बनाना चाहता है या फिर रेस्पिरेशन कैरी आउट करना चाहता है, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा मेन मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। बट अंडर डिफरेंट कंडीशन सेल कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी यूज कर सकता है। बट नो मैटर किस मॉलिक्यूल की बात हो रही है, हम क्या करने वाले हैं? जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसको क्या करेंगे? हम ब्रेक करेंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इन सारे मॉलिक्यूल में, सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे इस मॉलिक्यूल को, और इसकी वजह से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और इसी एनर्जी को हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है और इसको ट्रैप करना है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस एनर्जी को यूज करके हमें क्या बनाना है? एटीपी बनाना है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रेकिंग ऑफ द सी बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक किया, उसको ऑक्सीडाइज किया सेल के अंदर, एंड उससे हमें क्या मिला? एनर्जी मिला। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। बट याद रखो, जब एनर्जी रिलीज हुई, काफी बार वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी? हीट के फॉर्म में रिलीज होगी। तो क्या उस एनर्जी को बॉडी यूज कर सकती है तुरंत ही जो हीट रिलीज हो रहा है? नहीं। तो बॉडी को क्या चाहिए कि जो भी हीट रिलीज हो रहा है या फिर जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको हीट के फॉर्म में लॉस ना करे या फिर लूज ना करे। तो ऐसा नहीं चाहता सेल की या फिर बॉडी या ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं चाहता कि हम क्या करें? एक मॉलिक्यूल को ले, उसको ऑक्सीडाइज करें और जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाए। हम चाहते हैं एनर्जी रिलीज हो थोड़े थोड़े अमाउंट में रिलीज हो, एक साथ ना हो, ताकि हम उस एनर्जी को यूज करके क्या बना पाए? एटीपी बना पाए। क्या बना पाए? एटीपी। एटीपी के बॉन्ड में एटीपी के बॉन्ड में क्या है? एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी। सो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी इन द बॉन्ड्स। तो फिर हम क्या करेंगे? जब भी हमें एनर्जी चाहिए होगी, हम क्या करेंगे? इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? एनर्जी मिल जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो ये तुम्हारा पूरा गोल है किसका? रेस्पिरेशन का। एंड रेस्पिरेशन जो है, हमेशा जो रेस्पिरेशन है वो दो जगहों पे होता है। एक जो है तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड। अगर हम साइट की बात करें, कहाँ पे होता है रेस्पिरेशन? साइट की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म होता है। सेकेंडली होता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द एनर्जी फैक्ट्री और फिर पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि इसी में हमें वो मॉलिक्यूल मिलता है जिससे सेल को पावर मिलती है या फिर एनर्जी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? एटीपी बनता है, बट ओनली व्हेन ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, व्हेन ऑक्सीजन इज यूज्ड। किस केस में? एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व हो गया। साइटोप्लाज्म विल बी
इन्वॉल्व इन ऑल केसेस। अगर हम एनारोबिक की बात करें, अच्छा ठीक है, इसको अगर हम एनारोबिक की बात करें तो साइटोप्लाज्म में होगा, एंड एरोबिक का भी एक पार्ट, फर्स्ट स्टेप 1 कहाँ पे होगा, तुम्हारे साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, तो दोनों केस में साइटोप्लाज्म तो इन्वॉल्व है, पर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होगा, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है और कहाँ होता है हमें समझ में आया। सबस्ट्रेट मतलब किस चीज को यूज करके हम रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं। ज्यादातर हम किसको यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करते हैं, ग्लूकोज को यूज करते हैं, एंड कभी कभी फैट एंड प्रोटीन्स को भी यूज कर सकते हैं, नॉट इन देयर प्योर फॉर्म, नॉट इन देयर प्योर फॉर्म, मतलब एज फैट एंड प्रोटीन हम उनको यूज नहीं कर सकते, हम उनको ब्रेक डाउन करके उनके सिंपल फॉर्म्स को मॉडिफाई करके हमें यूज करना होगा फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, जब तुम कार्बोहाइड्रेट या किसी को भी रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हो तो हमें मिलता क्या है, एटीपी, विच इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी के बॉन्ड्स में ही क्या स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड है। तो हमें क्या चाहिए, बेसिकली ये तुम्हारा रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, सॉरी रेस्पिरेशन का भी अभी फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, माइंड में बस फोटोसिंथेसिस आ रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन का क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। व्हाट इज दिस, दिस इज योर ग्लूकोज। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को जब हमने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, हमें क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे हेल्प कर रहा है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने में, और ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है, हमें वाटर मिल रहा है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तुम्हारे जो बाकी का जो ग्लूकोज उसको जब हमने ब्रेक किया उसका बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बाय प्रोडक्ट। एंड याद रखो कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंबस्शन रिएक्शन एक तरीके से देखा जाए, बट नॉर्मली जब हम किसी भी चीज को कंबस्ट करते हैं एनर्जी एक बार में रिलीज होती है, हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। बट रेस्पिरेशन में हमें चाहिए कि ये एनर्जी हीट के फॉर्म में हो, नहीं, हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, बट हम क्या चाहते हैं, इस एनर्जी को हम करें कंजर्व या फिर कन्वर्ट, कंजर्व लिख देते हैं, कंजर्व टू प्रोड्यूस व्हाट, एटीपी। इस एनर्जी को यूज करके हम क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, इस एनर्जी को ही यूज करके एटीपी बनाना, एंड वो कैसे होता है ये पूरा हमें समझने के लिए क्या समझना होगा, रेस्पिरेशन के सारे स्टेप्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन में जो एक स्टेप है जो कॉमन है सारे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये जो स्टेप है ये क्या है, कॉमन है, हैपेंस, और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, हैपेंस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। याद रखो जब ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो रहे थे तो इनिशियली वो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे, उनके अंदर इतने अच्छे ऑर्गेनल्स नहीं थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे था क्या, नहीं था। इनफैक्ट अगर तुम अर्ली अर्थ की बात करो, जब अर्थ में लाइफ इवॉल्व हो रही थी उस टाइम पे ऑक्सीजन भी उतना अवेलेबल नहीं था। तो स्टार्टिंग में जो रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हुआ वो किस टाइप का रेस्पिरेशन था, एनारोबिक रेस्पिरेशन। स्टार्टिंग में जो रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हुआ वो एनारोबिक रेस्पिरेशन था। इसीलिए काफी सारे ऑर्गेनिज्म में अभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, या फिर एक स्टेप जो एनारोबिक है, मतलब ग्लाइकोलिसिस क्या है, एक ऐसा स्टेप है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो स्टेप है ये अभी भी सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। ग्लाइकोलिसिस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये कहां पे होता है, दिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। कहां होता है, ये टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होता है, ये प्रोसेस होता है। तो ग्लाइकोलिसिस को अगर मैं समराइज करूं बहुत सिंपल वर्ड में, हम क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस में दो वर्ड है, ग्लाइको रेफर्स टू ग्लूकोज या फिर शुगर, शुगर या फिर ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज को हम क्या कर रहे हैं, लाइस कर रहे हैं। लाइस कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज का क्या करने वाले हैं हम, ब्रेक डाउन, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। देखो ग्लाइकोलिसिस में क्या करते हैं हम, ग्लूकोज के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि तुम्हारा एक 6 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन कंपाउंड है। इसको हम ब्रेक करते हैं, मल्टीपल स्टेप्स को यूज करके ब्रेक करेंगे, और हमें क्या मिलेगा, 2 पाइरुवेट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पाइरुवेट। पाइरुवेट कितने मिलेंगे हमें, 2 पाइरुवेट्स मिलेंगे, एंड हर एक पाइरुवेट क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है। क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है। इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में 2 एटीपी
यूज होते हैं, कितने एटीपी यूज होते हैं? 2 एटीपी यूज होते हैं, बट कितने एटीपी बनते हैं? 4 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं? टोटल 4 एटीपी बनते हैं। तो ओवरऑल इफेक्टिव नेट कितना एटीपी बना? अगर मैं नेट देखूं, ओवरऑल देखूं, 2 एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड। सो 2 एटीपी प्रोड्यूस हो गया एंड अलोंग विद दैट 1 NADH इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। Na 1 NADH इज प्रोड्यूस्ड। तो हमें मिल गए 2 एटीपी और एक NADH। जो तुम्हारे मॉलिक्यूल, जो तुम्हारे एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें 2 एटीपी बने, कम एटीपी हमें मिल रहा है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में 2 एटीपी का यूज होता है और 4 एटीपी क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। तो नेट कितना मिल गया? 2 एटीपी और एक NADH भी प्रोड्यूस होता है इस पूरे प्रोसेस में। प्रोसेस को हम देखेंगे बट ये ओवरऑल स्कीम है इस प्रोसेस की, ठीक है। ग्लूकोज को हमने क्या किया? मल्टीपल एंजाइम्स को यूज करके मल्टीपल स्टेप्स में क्या किया? ब्रेक किया और ब्रेक करके क्या बनाया? 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स, जो एक पायरुवेट कितना है? 3 है, तो ओवरऑल कितना हो गया? 6 कार्बन हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो पायरुवेट है इसको हम क्या करेंगे? आगे और थोड़ा प्रोसेस करेंगे, उसके बाद फिर एक्चुअली एनारोबिक वर्सेस एरोबिक में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पहले हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हम फर्मेंटेशन की बात करेंगे, बट उससे पहले ग्लाइकोलिसिस का जो पूरा स्टेप है उसको समझते हैं। ये जो तुम्हें फिगर दिख रहा है यहाँ पे, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का फिगर है, ठीक है। इसको अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं कि हो क्या रहा है। हमने क्या बोला कि हम किसके साथ स्टार्ट करेंगे? ग्लूकोज के साथ। सबसे पहले जो ग्लूकोज है उसको हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मतलब इसमें क्या ऐड कर दिया? एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया है। इस प्रोसेस में क्या होगा? एक एटीपी यूटिलाइज होगा, एटीपी ही अपना फॉस्फेट देगा इसमें, ठीक है। तो एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूटिलाइज हो गया। फिर हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किसमें चेंज किया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज किया। ये सारे हर एक स्टेप में क्या हो रहा है? एक एंजाइम इन्वॉल्व है। जैसे कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में यूज करने के लिए हेक्सोकाइनेज यूज हुआ, ठीक है। तो एंजाइम्स भी तुम याद रख सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कितनी कैपेसिटी है याद रखने की, इसको मेमोराइज करने की, उसके बेसिस पे तुम याद रख सकते हो। अदरवाइज ओवरऑल स्कीम को भी समझ सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर तुम इजीली कर पाओगे। तो हमने क्या किया? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया हेक्सोकाइनेज को यूज करके, जिसमें हमने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया है। इसमें एटीपी की जरूरत है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। वो भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है। उसमें हम क्या करेंगे? एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। मतलब 1 फर्स्ट कार्बन एंड 6 कार्बन पे क्या अटैच्ड है? फॉस्फेट अटैच्ड है। 6 कार्बन पे पहले हो गया था, अभी फर्स्ट कार्बन पे अटैच हो गया। तो 2 फॉस्फेट ग्रुप्स इसमें अटैच हो गए। दोनों को अटैच करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया? एटीपी यूज कर लिया। तो 2 एटीपी यहाँ पे यूज हो चुके हैं। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को हम कन्वर्ट करेंगे ट्रायोज फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल। ट्रायोज का मतलब क्या होता है? 3 शुगर है। ये क्या है? ये 3 शुगर है इसमें, ठीक है। सो ट्रायोज फॉस्फेट बेसिकली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। क्या है ये? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम G3P। ये तुम याद रख सकते हो, क्या बोलते हैं हम इसको? G3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये एक कार्बन 3 कार्बन कंपाउंड हो गया और एक और 3 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। DHAP ढाओ, तुम याद रखो, ठीक है। ये भी क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन इंटरकन्वर्जन होता रहता है। सो जो तुम्हारा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो किसमें कन्वर्ट होता रहता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इंटरकन्वर्जन चलता रहता है। हम किसको यूज करते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को यूज करते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? तुम्हारे 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। किसमें? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। एंड इसमें क्या होता है तुम्हारा? एक NADH, एक NAD को हम कन्वर्ट कर देते हैं NADH प्लस H प्लस प्रोटॉन में, ठीक है। तो इससे क्या होगा? एक प्रोटॉन रिलीज हुआ, ठीक है। ओके, नाउ ये जो तुम्हारा है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको फिर हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं फिर से किसमें? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये जब बनता है तो हमें क्या मिलता है? एक एटीपी मिलता है। क्या मिलता है हमें? इसमें एक एटीपी मॉलिक्यूल मिलता है। तो 2 यूज हुए थे, एक हमें वापस मिल गया है। फिर देखते हैं आगे। याद रखो ये 2 बार होने वाला है। तो इनिशियली हमने क्या स्टार्ट किया था? एक ग्लूकोज के साथ स्टार्ट किया था। एक ग्लूकोज के साथ जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें कितना मिल रहा है?
2 मिल रहा है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। फिर दोनों को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो हर एक में जब कन्वर्शन हो रहा है तो मुझे 1 एटीपी मिल रहा है। तो एक बार जब कन्वर्शन हुआ 1 एटीपी, दूसरी बार कन्वर्शन हुआ तो 2 एटीपी। टोटल कितनी एटीपीज मिल गए मुझे, 2 एटीपी इस स्टेप में मिल गया, ठीक है। एक ग्लूकोज से मुझे कितना मिल गया, 2 एटीपी अभी ऑलरेडी मिल चुका है। जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, जो 3PGA है, ठीक है। क्या है ये तुम्हारा PGA, कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा नहीं है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, इसमें हमें क्या मिल गया, मुझे एक और एटीपी मिल गया। अब इसको हमने क्या कन्वर्ट करना है, फिर से फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करना है। फॉस्फोग्लिसरेट को जब हम फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे पाइरुवेट एसिड में। फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट, PEP, याद करो कहाँ देखा था PEP से पहले, पिछले वाले चैप्टर में, याद करने का ट्राई करो। ये क्या है तुम्हारा PEP, फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट, ठीक है। इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं पाइरुविक एसिड में, मुझे एक और एटीपी मिलता है। बट याद रखो हम 2 के साथ कर रहे हैं कन्वर्ट, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल मुझे कितना मिल गया, 2 एटीपी। टोटल करेंगे तो कितना एटीपी मिल रहा है मुझे, 4 एटीपी मिल रहा है। 2 यूज हुआ था तो नेट कितना मिल गया मुझे, 2 एटीपी मॉलिक्यूल। तो ओवरऑल मुझे क्या मिला, 2, क्या मिला हमें, 2 एटीपी एंड 1 NADH, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए हैं। एंड एंड में मेरे पास क्या बचा है, 2 पाइरुविक एसिड। एंड में मेरे पास क्या बचा है, 2 पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो 2 पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स है, इनके साथ क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा। जो पाइरुवेट्स है इनके साथ रिएक्शन प्रोसीड करेगा। एंड अगर डिपेंड करता है तुम फर्मेंटेशन कर रहे हो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हो, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, एक अलग पाथवे फॉलो होगा। अगर तुम एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हो, ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे हो, तो ये प्रोसेस कहाँ पे कंटिन्यू होगा, तुम्हारे साइटोप्लाज्म में कंटिन्यू होगा। सो जो फर्मेंटेशन की बात करते हैं, इट्स एन एनारोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज इट, एनारोबिक प्रोसेस। इट्स एन एनारोबिक प्रोसेस, मतलब नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एंड क्योंकि ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन इस वाले केस में नहीं होता है। इसमें क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर तुम एक मॉलिक्यूल को इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, उस एक मॉलिक्यूल का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कैरी आउट करोगे, तो क्या तुम्हें पूरी एनर्जी मिल पाएगी उस मॉलिक्यूल की, नहीं मिल पाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कम ही एनर्जी मिलती है, 2 ही एटीपी हमें मिलते हैं, जो हमने ग्लाइकोलाइसिस वाले स्टेप में ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। इस प्रोसेस में मल्टीपल टाइप के होते हैं ये प्रोसेस। अगर तुम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करो ईस्ट में, तो ईस्ट में क्या होता है, अल्कोहल भी मिलता है और तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड, कुछ कुछ दूसरे यू कुड से, जैसे तुम्हारे मसल सेल्स है, लैक्टिक एसिड कहाँ पे बन जाता है, तुम्हारे मसल सेल्स में बनता है। जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है, जब तुम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो और तुम्हारे मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है पर उसको एनर्जी की जरूरत है, तो मसल क्या करने लगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट करने लगेगा, जहां पे तुम्हारा जो पाइरुवेट है वो किस में ब्रेक डाउन होगा, लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन होगा। पर लैक्टिक एसिड जो है वो एक तुम्हारे मसल के लिए क्या है, इट्स नॉट अ गुड मॉलिक्यूल, राइट। वो मसल को हार्म करता है, इसलिए क्या हो जाता है, सोरनेस हो जाती है, मसल सोरनेस हो जाती है। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, जो तुम्हारा यहाँ पे अगर तुम फिगर देखो, तुम्हारा जो पाइरुवेट है, तुम्हारा ये जो पाइरुवेट है, फॉस्फोइनॉल नहीं, पाइरुवेट, ठीक है। पाइरुविक एसिड जो है वो क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा, तुम्हारे लैक्टिक एसिड में। और इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, तुम्हारा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। कहाँ पे लिखूं इसको मैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ पे भी लिखा हुआ है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम तुम्हारा यूज होगा और इस प्रोसेस में तुम्हारा NADH जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ था, उसको हमने क्या कर दिया, उसका ऑक्सीडेशन कर दिया है, हमें क्या मिल गया है, NAD प्लस मिल गया है, ठीक है। सो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, बट इट्स नॉट अ गुड प्रोडक्ट फॉर योर मसल्स, राइट। सिमिलरली अगर मैं ईस्ट की बात करूं, तो जब उसके पास ईस्ट तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, उसको तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, तो वो भी क्या करता है, सेम ये NADH जो प्रोड्यूस हुआ था उसको यूज करता है एंड क्या बनाता है, NAD प्लस बनाता है, एंड इसके थ्रू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इथेनॉल जो है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड प्रोडक्ट फॉर योर फॉर द ईस्ट, राइट। इथेनॉल क्या है, जब ईस्ट बहुत ज्यादा
रेस्पिरेशन कैरी आउट करेगा तो इथेनॉल क्या कर देगा, उसको हार्म करना स्टार्ट कर देगा। इसमें भी दो टाइप के तुम्हारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है। एक है तुम्हारा पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है, इसलिए थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलेज एंजाइम नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। सो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज हो रहा है। सो पायरुविक एसिड से हम क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यूज होगा टू प्रोड्यूस द इथेनॉल, ठीक है। तो इसमें दो है, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। देखो ये सब जो एंजाइम्स हैं, इस वाले केस में तुम फिर भी याद अच्छे से रख सकते हो क्योंकि ज्यादा नहीं है, तीन ही एंजाइम है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और एक क्या है, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, जिससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। और दूसरा क्या है तुम्हारा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, क्या है तुम्हारा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो तुम्हें क्या मिल गया, इथेनॉल मिल गया। ये कौन सी टाइप का रिएक्शन है तुम्हारा, एनारोबिक रिएक्शन है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इट हैज लो एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है। तुम्हारे एक ग्लूकोज से कितने एटीपी मिले तुम्हें, सिर्फ 2 एटीपी मिले, और वो भी कब प्रोड्यूस हुआ था, तुम्हारे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। उसके बाद जो इसके साथ साथ जो प्रोड्यूस हुआ था NADH वाला जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ था, उसको हमने क्या कर लिया, ऑलरेडी यूज कर लिया है इन द रिएक्शन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन था ये। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में मेन डिफरेंस क्या है, एरोबिक में ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ये जो स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो कहाँ पे होता है, happens in mitochondria, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये, ठीक है। एंड इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, किसकी जरूरत है ये, इसमें रिक्वायर्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन करता क्या है, हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन का मेन रोल क्या है, ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ट्रांसपोर्ट करवाएंगे एक चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स के थ्रू, एंड एंड में ऑक्सीजन के पास आ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। H2 में ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अलग स्टेप पे बनेगा, क्रेब्स साइकिल में बनेगा, पर जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू बनता है। ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में क्या होता है, काफी ज्यादा प्रोटॉन ग्रेडियंट हम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एटीपी बन पाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी हम देखेंगे। पर एरोबिक रेस्पिरेशन का मेन पॉइंट क्या है, रिक्वायर्स ऑक्सीजन, एंड कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एक स्पेशल ऑर्गेनल है जिसके अंदर ये होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, अगर तुम देखो, इसमें दो मेन चीजें हो रही है, दो मेन इवेंट्स हो रहे हैं। क्या है वो दो मेन इवेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, एंड सॉरी माय बैड, कार्बन डाइऑक्साइड करने, तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है। तुम्हारा पहला स्टेप हो चुका है, क्या हो चुका है, तुम्हारा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अभी हम पायरुवेट को क्या करेंगे, लेके जाएंगे कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड उसको क्या करेंगे, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट इज डन। एंड ये जो है वो एक स्टेप वाइज मैनर में होता है। किस मैनर में होता है, एक स्टेप वाइज मैनर में होता है। एंड हाइड्रोजन एटम्स को हम क्या करते हैं, पंप करते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक ग्रेडियंट बनाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लीविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखो तुम्हारे पास क्या था, पायरुवेट था। पायरुवेट इटसेल्फ इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज ने क्या दिए, 2 पायरुवेट्स दिए, ठीक है। जो एक पायरुवेट, अगर हम एक पायरुवेट को देखें, हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप मैनर में इससे क्या निकलवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाएंगे, डिकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे इसका। और हर एक टाइम पे जब डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा होगा, इन द मीन टाइम क्या बन रहा होगा, एटीपी बन रहा होगा, ठीक है। सो हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 3, ठीक है, एक से, और दूसरे पायरुवेट से और 3, टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें मिल जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है। क्या हो चुका है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन का, ठीक है। सो पायरुवेट का भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है, ठीक है। पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जब हमने पायरुवेट से किसको रिमूव किया,
हाइड्रोजन को रिमूव किया, तब क्या हो गया, तुम्हारे हाइड्रोजन को जब हमने रिमूव किया है तो उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू मूव करवाएंगे एंड इवेंचुअली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके पास जाएंगे, क्योंकि H प्लस रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास जाने वाला है, तुम्हारे ऑक्सीजन के पास जाने वाला है। जब इसको ये H प्लस को ये गेन करेगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है। द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज द पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इसकी वजह से क्या बनता जाएगा, एटीपी बनता जाएगा, ठीक है। What is interesting to note is that the first process takes place in the matrix of the mitochondria, while the second process is located on the inner membrane of the mitochondria. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम समझेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और देखेंगे कि ओवरऑल प्रोसेस कैसा हो रहा है, ठीक है। पर देखो, याद रखो, हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, पूरा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। सबसे पहले क्या होगा, तुम्हारा पायरुवेट जो बना है उसको हम क्या करेंगे, ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म के थ्रू हमने इसको बनाया है एंड अभी ये कहाँ पे एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर एंटर करेगा। एक बार देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। इस फिगर में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आई डोंट नो कितना क्लियर है, मैं ट्राई करूंगी ड्रॉ करने का यहाँ पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेसिकली वो भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसका बाहर वाले मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं और इनर वाले मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। क्या बोलते हैं इस फोल्ड्स को, हमने सेल वाले चैप्टर में देखा था, इस फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताओ कि ये जो फोल्ड्स है माइटोकॉन्ड्रिया के उसका नेम क्या है, कौन सा नाम यूज करते हैं इसके लिए। अभी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं ताकि तुम क्या कर सको, सबस्ट्रेट को अंदर लेके आ सको। अंदर वाला जो सब्सटेंस है, अंदर वाली जो चीज है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, हम किसकी बात करें, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, ये क्या है तुम्हारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या है, IMM, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड ये क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तीनों चीज मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दी, लिखने का जगह स्पेस नहीं है ज्यादा। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सबसे पहले पायरुवेट को लेके आते हैं। पायरुवेट को कहाँ पे लेके आए हम, पायरुवेट को कहाँ पे लेके आए हम, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। एंड तुम्हारा जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें लोकेटेड होते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स, जहाँ पे ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। पायरुवेट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेब्स साइकिल के थ्रू कन्वर्ट करेंगे इसको और ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद तुम्हारा जो मेम्ब्रेन है उसका प्रोसेस होगा। जो क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ पे होगा, क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होगा, तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा, तुम्हारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। प्रोसेस को पूरा देखने वाले हैं, डोंट वरी। तो हमने करा क्या है, हमने पायरुविक एसिड को लिया है। पायरुविक एसिड को हम क्या करने वाले, सबसे पहले यूजिंग कुछ कोफैक्टर्स, यूजिंग सम कोफैक्टर्स विल कन्वर्ट। सो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो एक एंजाइम है, इनको कुछ कोफैक्टर्स की जरूरत होती है, तुम्हारा COA एंड NAD+, ठीक है। सो ये जो तुम्हारे कोफैक्टर्स है, को एंजाइम्स है, वो क्या करेंगे, सॉरी को एंजाइम्स है, वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ मिलके पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट करेंगे, एसिटाइल को ए में। किस में कन्वर्ट करेंगे, एसिटाइल को ए में, जो कि तुम्हारा एक 2 कार्बन कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये, तुम्हारा 2 कार्बन कंपाउंड है और इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड हट गया। तो 3 कार्बन थे तुम्हारे किसमें, पायरुवेट में, उसमें से एसिटाइल को ए बन गया जो तुम्हारा 2 कार्बन कंपाउंड है और एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है। इस प्रोसेस में एक NADH प्लस H+ आयन फॉर्म होता है। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होगा, हमें इन सबका ऐसे नोट बना के रखना है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ये क्रेब्स साइकिल अभी स्टार्ट नहीं हुई, ये एक प्रिपरेटरी प्रोसेस है। क्या है, प्रिपरेशन चल रही है। किसकी प्रिपरेशन चल रही है, क्रेब्स साइकिल को कैरी आउट करने की प्रिपरेशन चल रही है। सो पायरुविक एसिड को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, एसिटाइल को ए में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, और क्या रिलीज हो गया, NADH प्लस H+ मॉलिक्यूल। ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। क्या है ये, एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। देख लेते हैं, पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय ग्लाइकोलाइटेड कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द साइटोल, साइटोल मतलब साइटोप्लाज्म, आफ्टर इट एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कहाँ पे हो रहा है ये पूरा प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये पूरा काम, पूरा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। By a complex set of reaction catalyzed by pyruvic dehydrogenase, पूरे complex reactions होते हैं multiple, pyruvic dehydrogenase इस reaction को carry out करने में help करता है। The reactions catalyzed by pyruvic dehydrogenase require participation of several coenzymes including Na plus and coenzyme A. Coenzyme A and NAD प्लस की जरूरत इसमें होती है। कोएंजाइम्स याद रखो, एंजाइम्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये कोएंजाइम्स वाला भी हमने स्टडी किया बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, जाके एक बार अच्छे से रिवाइज करो कि कोएंजाइम्स क्या होते हैं, एक बार रिवाइज करके देखो। द एसिटाइल CoA देन एंटर्स द साइक्लिक पाथवे। अब जो है एसिटाइल CoA जो है वो साइक्लिक पाथवे में एंटर कर चुका है। इस साइक्लिक पाथवे को हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, या फिर क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, या फिर हैंस क्रेब, जो बेसिकली हैंस क्रेब है, उस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, उनके नाम पे हम इसको क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, इसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, TAC के नाम से भी जानते हैं, और इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। हम उसके बाद इसको देखने वाले क्रेब साइकिल के डिटेल्स को समझने वाले। अभी हमें क्या करना है, प्रॉपर्ली देखना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्रेब साइकिल जो है वो कैसे होता है। देखो, क्रेब साइकिल स्टार्ट कब होगा, ये एक साइक्लिक पाथवे है, ये पूरा होने कहाँ वाला है। क्रेब साइकिल की अगर हम बात करें, ये जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। मतलब अगर ये तुम्हारा पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है, याद रखो माइटोकॉन्ड्रिया के कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं, 2 मेम्ब्रेन होते हैं। आउटर वाला तो नॉर्मल है, ओवल शेप का, अंदर वाला जो है हाईली फोल्डेड लेयर है। हाईली फोल्डेड जो इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। सो ये जो क्रेब साइकिल वो किसकी कहाँ पे होती है, साइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्रेब साइकिल होता है, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अराउंड क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन सा वाला स्टेप कहाँ पे होता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ तुम्हारा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। क्रेब साइकिल जो है वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, पायरुवेट है, बट पायरुवेट के डायरेक्टली क्रेब साइकिल में एंटर कर सकता है नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पायरुवेट बना है तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस के अंदर, उसको हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ये अभी कहाँ पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ चुका है, ठीक है। पहले ट्रांसपोर्ट हो चुका है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम A and NAD एज कोएंजाइम्स, ठीक है। इनको यूज करके डीहाइड्रोजिनेस, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस के थ्रू इसका क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेंगे। इससे हमें मिल जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A। पायरुवेट क्या था, एक 3 कार्बन कंपाउंड था, और एसिटाइल एंजाइम को एक क्या है, एक 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। हमें क्या मिल गया, 2 कार्बन कंपाउंड। अभी क्या क्रेब साइकिल में एंटर करेगा, हाँ। सबसे पहले ये क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो किसके साथ अटैच होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड याद करो तुम्हारे, फिर से कौन से में था, ये C4 पाथवे का पार्ट है ये, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है। दोनों मिलके बेसिकली तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम A, acetyl coenzyme A and acetyl coenzyme A को मैं CoA लिख रही हूँ, प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये क्या है तुम्हारा, 2 कार्बन कंपाउंड है, ये क्या है तुम्हारा 4 कार्बन कंपाउंड है। ये मिलके हमें क्या देते हैं, सिट्रिक एसिड, ठीक है। क्या देते हैं ये, सिट्रिक एसिड। ये वही सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो बनाता है, ठीक है। अभी जो 6 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ से क्या हो गया तुम्हारा, एक तरीके से स्टेप जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। एसिटाइल CoA प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो मिक्स करके हमें क्या बनाता है, सबसे पहले एसिट्रिक एसिड A। पहले याद रखो हमने किसके साथ स्टार्ट किया था, एक 3 कार्बन कंपाउंड के साथ स्टार्ट किया था। एक कार्बन का ऑलरेडी रिमूवल हो चुका है, हमें क्या मिल गया, 2 कार्बन मिल चुके हैं ओरिजिनल पायरुवेट से। अब 2 कार्बन जो है उसको हमने 4 कार्बन के साथ मिक्स करके एक 6 कार्बन कंपाउंड बना दिया है। इससे फिर हम क्या करेंगे, और जो 2 कार्बन है उनको रिमूव करेंगे। याद रखो, in respiration, aerobic respiration,
ये तीनों के तीनों कार्बन्स को हमें क्या करना है, ऑक्सीडाइज करके रिमूव करना है। एक का रिमूवल हो चुका है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल चुका है, और इस प्रोसेस में हमें क्या मिलता है, NADH प्लस H+, ठीक है। ये पूरी एक्चुअली देखा जाए तो सिट्रिक एसिड साइकिल का पार्ट नहीं बना है अभी तक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, जब सिट्रिक एसिड बनेगा तो फिर से एक डिकार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिमूव होगा, और इस प्रोसेस में मुझे फिर से क्या मिलने वाला है, NADH प्लस H+ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये सब कहाँ पे हो रहा है, मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। इस कन्वर्जन के थ्रू मुझे क्या मिलता है, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड क्या है, इट्स अ 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। बट ओरिजिनल पायरुवेट के कितने कार्बन बच गए, एक ही बच गया। फिर उसको भी हम रिमूव कर देंगे, थर्ड कार्बन रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड कार्बन हुआ था, यहाँ पे सेकंड कार्बन, ये कौन सा कार्बन है तुम्हारा, थर्ड कार्बन, और ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन। जब थर्ड कार्बन रिमूव हो जाएगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है किसका, तुम्हारा ओरिजिनल पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हो चुका है, और इस प्रोसेस से मुझे फिर से क्या मिलेगा, NADH प्लस H+। अभी विद इन द क्रेब्स साइकिल मुझे 2 NADH मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं, एंड इस प्रोसेस में तुम्हारा GTP भी प्रोड्यूस होता है, जिसके थ्रू हमें एंड में क्या मिलता है, ATP मॉलिक्यूल, जिसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ATP मॉलिक्यूल। तो अभी अगर क्रेब्स साइकिल की बात करूं, 2 NADH मॉलिक्यूल्स और एक ATP मॉलिक्यूल मिल गया है। इसके थ्रू जो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड है, उसमें जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, हमें मिलता है सुसिनिक एसिड, ठीक है। सुसिनिक एसिड जो है, सुसिनिक एसिड जो है एक 4 कार्बन कंपाउंड है, जिसको हम क्या करते हैं, मैलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जो भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है। बट इस प्रोसेस के थ्रू हमें एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल मिलता है, FADH2, जो बेसिकली तुम्हारा दूसरा मॉलिक्यूल है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। फिर मैलिक एसिड को हम साइक्लिक वे में फिर से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। वापस मुझे ओरिजिनल वाला मेरा मॉलिक्यूल मिल चुका है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का अमाउंट कम होगा कि क्रेब्स साइकिल में नहीं, क्योंकि वो रीजनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। और इससे मुझे क्या मिल गया, एक और NADH प्लस H+ मॉलिक्यूल मिल गया है। टोटल कितने NADH प्लस H+ मॉलिक्यूल्स मुझे मिले हैं, यहाँ पे टोटल 3 मिले हैं विद इन द क्रेब्स साइकिल। बट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कितने हैं, टोटल 4 है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने हैं, 4 है। एंड कितना ATP मिला है मुझे, एक ATP मॉलिक्यूल मिला है। हर एक पायरुवेट से मुझे एक ATP मॉलिक्यूल मिला है। बट याद रखो, अगर मैं एक ग्लूकोज को ट्रैक कर रही हूँ तो उसके 2 पायरुवेट बने थे। तो ये जो पूरा साइकिल है, ये जो पूरा साइकिल है, इसको हम क्या कर देंगे, इनटू 2 कर सकते हैं। सब कुछ क्या हो जाएगा, इनटू 2 हो जाएगा। तो हम ओवरऑल काउंट देखेंगे, पूरा जो एक तुम्हारा बैलेंस शीट है वो देखेंगे हम इसका, रेस्पिरेशन का, डोंट वरी। एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्योंकि मुझे वापस मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, एक साइकिल है। क्या है ये, एक साइकिल है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल। इसके जो मेन मॉलिक्यूल्स है वो तुम्हें याद रखने हैं, एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मुझे सिट्रिक एसिड दे रहा है। सिट्रिक एसिड से मुझे क्या मिलेगा, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड मिलेगा, जिसके डिकार्बोक्सिलेशन से सुसिनिक एसिड मिलेगा, जिससे मुझे मैलिक एसिड मिलेगा। मैलिक एसिड से फिर से मुझे वापस क्या मिल जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये जो मेन मॉलिक्यूल्स उसको याद रखने का ट्राई करो। अगर हम अब बैलेंस शीट की बात करें, किसकी बात करेंगे हम, बैलेंस शीट की। इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा रही हूँ फॉर टाइम, ठीक है। ओके, अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ, एनर्जी बैलेंस शीट की बात करूँ इन रेस्पिरेशन, देखो मल्टीपल प्रोसेसेस हो रहे हैं रेस्पिरेशन में। मैं एक बैलेंस शीट की बात कर रही हूँ। सबसे पहला मेरा स्टेप क्या था, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के ड्यूरेशन में मैंने क्या किया था, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था। किसको कन्वर्ट किया था, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था 2 पायरुवेट्स में, 2 पायरुवेट्स में। एंड इस प्रोसेस में मुझे टोटल कितने एटीपीज मिले थे, 2 एटीपीज मिले थे, ठीक है। एंड एक्चुअली कितने, 2 NADH मॉलिक्यूल्स भी मिले थे, ठीक है। क्योंकि एक पायरुवेट जब ब्रेक होता है तो मुझे सॉरी, एक पायरुवेट जब बनता है तो मुझे एक NADH मिलता है, और दूसरा पायरुवेट जब बनेगा मुझे दूसरा NADH मिलेगा। यहाँ पे हमने देखा था, इफ वी कम बैक टू दिस, यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। एक तुम्हारा ATP यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा ATP यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। पर इसको क्या करेंगे, इनटू 2 करेंगे, क्योंकि 2 पायरुवेट्स बनने वाले हैं, ठीक है। 2 ग्लूकोज को क्या करा है हमने, 3 कार्बन कंपाउंड्स में ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। G3P 2 है जिसके साथ, सॉरी 2 है जिसके साथ हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, तो इनटू 2 करेंगे। टोटल 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं और 2 कंज्यूम होते हैं, तो नेट क्या हो जाता है, 2 ATP का। एक का प्रोसेस जब हम कर रहे होते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक NADH मिलता है, पर इनटू 2 करेंगे, इसको इनटू 2 करेंगे तो 2 NADH मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, 2 NADH मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। सो ग्लाइकोलिसिस
का अगर हम देखें बैलेंस शीट में ग्लाइकोलाइसिस का अगर देखें तो हमें क्या मिल गया, 2 एटीपी एंड 2 NADH मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, टू कन्वर्ट पायरुवेट, पायरुवेट को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, किसमें कन्वर्ट किया, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किसमें कन्वर्ट किया हमने, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया, ठीक है। इसके कन्वर्जन के ड्यूरेशन में मुझे क्या मिला, एक और NADH मिला, NADH मॉलिक्यूल मिला, ठीक है। टोटल कितने NADH हो गए, अभी 3 दिख रहे हैं पर एक्चुअली ये 2 के साथ होगा, इसको हमें क्या करना होगा, इंटू 2, तो कितना मिल गया, 2 NADH मिल गया, यहाँ पे टोटल 4 मिल चुके हैं अभी तक, ठीक है। फिर हमारा क्रेब्स साइकिल होगा, एक प्रेपरेटरी स्टेज है, ठीक है। फिर जब एक्चुअल क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा, तब क्या होगा, टोटल मुझे कितने NADH मिले, 1 2 3 NADH मिले। क्रेब्स साइकिल क्या एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें मुझे वापस क्या मिल जाता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और मेरा एक पायरुवेट क्या हो जाता है, पूरा ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। पहले इधर एक ऑक्सीडाइज हो गया था, यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी ऑक्सीडाइज पहले ही हो चुका था कार्बन, ठीक है। एक कार्बन को हमने हटा दिया था, अभी बाकी के जो 2 कार्बन है वो भी रिमूव हो जाएंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और रिमूव हो जाएंगे। इसके साथ साथ मुझे क्या मिल रहा है, 3 NADH प्लस एक ATP जो GTP, उससे हमें क्या मिल जाएगा, एक ATP मिल जाएगा, और एक FADH2। इस पूरे को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितने हो गए मेरे पास, 6 NADH, 2 ATP एंड 2 FADH2। तो अगर क्रेब्स साइकिल में बोला तो कितने हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स, वो हमें पता होने चाहिए। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये जो पूरा प्रोडक्ट है, फाइनल जो हमें प्रोडक्ट मिला है, हमें फाइनल कितने प्रोडक्ट मिले हैं ओवरऑल, अगर हम देखें टोटल हमें 1 यहाँ पे 4 + 6 10 NADH मिला है ओवरऑल जब हमने ये प्रोसेस किया। NADH 2 क्या मिले हैं मुझे, FADH 2 एंड ATP कितने मिले हैं, 2 यहाँ पे और तुम्हारे 2 ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में, तो टोटल 4 ATP मिले हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, तो ये इतना मुझे मिला है। अब हम क्या करने वाले हैं, इन सारे मॉलिक्यूल्स, देखो हमारा मेन पर्पस क्या है, ग्लूकोज को हम कर तो रहे हैं ऑक्सीडाइज, पर हमें चाहिए क्या, ATP। क्रेब्स साइकिल से मुझे डायरेक्टली सारे ATPs मिल गए क्या, नहीं मिले हैं, बट हमें ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिल गए, क्या मिल गए, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिल गए, जिनसे मैं क्या बना सकती हूँ, जिनको रिड्यूस करके मैं क्या बना सकती हूँ, एक्चुअली ATP बना सकती हूँ, ठीक है। तो सॉरी, जिनको ऑक्सीडाइज करके, माय बैड, जिनको ऑक्सीडाइज करके मैं क्या बना सकती हूँ, ATP बना सकती हूँ। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है किसमें एंटर करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेंगे। इस चेन में जो प्रोटीन्स लोकेटेड है, जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस लोकेटेड है, अब देखो ये सारा जो बना है, ये सारी चीजें जो बनी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। कौन से मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारे प्रोटीन्स लोकेटेड है, ठीक है। अब इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू क्या करेंगे हम, इन सारे जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं उनको प्रोसेस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। यहाँ पे ये हाई एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स है, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाई एनर्जी स्टेट में है, इनको क्या करेंगे हम, लो एनर्जी स्टेट तक लेके जाएंगे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और उसी एनर्जी को यूज करके हम क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये सारे जो प्रोटीन्स है, जो तुम्हारे ये सारे प्रोटीन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या लोकेटेड है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस लोकेटेड है, ठीक है। अब होने क्या वाला है, जो तुमने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, जो मॉलिक्यूल्स तुमने प्रोड्यूस किया एट द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल, जो तुम्हारे पास 10 NADH मॉलिक्यूल्स थे, हर एक NADH मॉलिक्यूल जो है, 1 NADH मॉलिक्यूल मुझे क्या देता है, 3 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, पर मेरे पास है कितने, 10, सो मुझे कितने मिल जाएंगे ओवरऑल ATP, 30 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अगर मैं देखूं तुम्हारे FADH कितने थे, FADH 2 थे, FADH2, हर एक FADH2 मुझे क्या देता है, 2 ATP देता है, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए, इंटू 2 4 ATP हो गए, ठीक है, 4 ATP हो गए।
फिर मेरे पास कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स थे ओवरऑल, तुम्हारे 4 एटीपी थे मेरे पास पहले से। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, पहले से मेरे पास 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स थे, 4 एटीपी। तो टोटल एटीपी कितना हो गया, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं बाय द एंड ऑफ द होल रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, इसमें से क्रेब्स साइकिल का पूछा तो क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी मिलते हैं, एटीपी इन क्रेब्स साइकिल। याद देखो क्रेब्स साइकिल में मेरे पास कितने, ये जो मैंने 10 NADH की बात की थी, उसमें से क्रेब्स साइकिल में कौन से मिले थे मुझे, टोटल 6 NADH मिले थे, 6 NADH, 2 ATP एंड 2 FADH2। क्या मिले थे, 2 FADH2। तो अगर हम जाए और सिर्फ क्रेब्स साइकिल का देखें, किसका देखें, सिर्फ क्रेब्स साइकिल का देखें, तो 6 क्या मिले थे मुझे, NADH, 2 FADH2 पर मॉलिक्यूलर ग्लूकोज की बात हो रही है, ठीक है, एंड 2 ATP थे। इससे मुझे कितना मिल जाएगा, इंटू 3, इससे मुझे इंटू 2, और ये तो इंटू 1 ही रहेगा। तो टोटल कितना होगा, 6 3 18, 4 4। ओवरऑल कितना हो गया तुम्हारा 20, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो गया तुम्हारे 28 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कितने हो गए 28। एक सेकेंड, मैंने क्या गलत ऐड कर दिया, 26 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो ओवरऑल तुम्हें यहाँ पे 26 ATP मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं। ठीक है, किससे मिले हैं, तुम्हारे पूरे ग्लूकोज से मिले, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में। नाउ मूविंग ऑन, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसको समझने का ट्राई करते हैं। ये तो मैंने बैलेंस शीट की बात कर ली, ठीक है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो ऐसा दिखेगा तुम्हें, मैंने यहाँ पे लिखा था बैलेंस शीट ओवरऑल, ठीक है। चलो, इसको मैं अभी के लिए क्या कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ, ये तुम कैलकुलेशन खुद से बाद में कर सकते हो। अभी हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स थे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे, NADH, FADH2 एंड FADH2, ठीक है। इन दोनों प्रोडक्ट जो है NADH एंड FADH2, इनको क्या करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, उसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है, वो एंजाइम की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर तुम अपने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करो, ये क्या है तुम्हारा NADHCOQ ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये क्या करेगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज की तरह बिहेव करेगा। और इसके थ्रू क्या होगा, तुम्हारा NADH जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, तुम्हारा NAD+ में कन्वर्ट होगा, एंड H+ आयंस विल बी रिलीज्ड एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, काफी सारा एनर्जी रिलीज होता है। इस एनर्जी को यूज करके जो H+ आयंस है, दे आर पम्प्ड, H+ आयंस आर पम्प्ड इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, जो तुम्हारा मैट्रिक्स में क्या है लोकेटेड, तुम्हारे पास लोकेटेड है NADH लोकेटेड है, FADH2 लोकेटेड, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। इनको क्या करते हैं हम, बेसिकली हम इनको क्या करने वाले, इनसे हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, जिससे क्या होगा, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करना, तो फिर इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है फिर हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे एक लो एनर्जी स्टेट तक। इवेंचुअली जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, और क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी स्टेट में है। जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा है तो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको यूज करके ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन को पंप कर रहा है। कहाँ पे पंप कर रहा है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। यहाँ पे भी सिमिलर टू फोटोसिंथेसिस हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक H+ का ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं। तो ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए जो एनर्जी है, ग्रेडियंट को क्रिएट करने के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, इन मॉलिक्यूल से, इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से आ रही है, जो क्रेब्स साइकिल के ड्यूरेशन में प्रोड्यूस हुआ था। तो एनर्जी को यूज करके हम क्या करेंगे, इंटरमेम्ब्रेन जो स्पेस है वहां पे H+ का कंसेंट्रेशन क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। H+ का कंसेंट्रेशन बाहर यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो तुम्हारा एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल है, याद रखो एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल की हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस वाले केस में भी, वो क्या करेगा, तुम्हारे प्रोटॉन को
अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ पे लेके आएगा प्रोटॉन को, ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके आएगा, जिस ड्यूरेशन में क्या बन जाएगा, तुम्हारा एटीपी सिंथेसाइज हो जाएगा, एटीपी का प्रोडक्शन हो जाएगा। ये एटीपी कहाँ पे है, ये एटीपी तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। समझ में आया? तो ये सारे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और जो ये एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से उसको यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं इनटू द इंटरमेम्ब्रेन सिस्टम। जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वहां पे प्रोटॉन को बढ़ा देते हैं। जब प्रोटॉन बढ़ जाता है तो ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाता है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या है, प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन काफी हाई हो जाता है, फिर वो मूव करने लगता है एटीपी सिंथेस के थ्रू इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिसकी वजह से ये जो एंजाइम है वो वर्क करता है और तुम्हारा एटीपी का प्रोडक्शन हो जाता है फ्रॉम एडीपी। ठीक है, कितने एटीपीज ओवरऑल बनेंगे वो डिपेंड करता है कितने एनएडी एच एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स तुम्हारे क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस हुए हैं। जरूरी नहीं है कि 38 हमेशा बने। 38 की कब बात करते हैं, जब पूरा परफेक्ट प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हमें क्या समझना है, जो फोटोसिंथेसिस एज अ पाथवे है वो किस टाइप का पाथवे, हम बोलेंगे इसको एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे का सिंपल मीनिंग क्या है, इट इज बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। ये मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था। इसका मतलब क्या है, देखो हम बोलेंगे रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक पाथवे है, क्योंकि इसमें हम क्या करें, एक एलिमेंट को, एक कंपाउंड को ब्रेक करें, कंपाउंड को क्या करें, ब्रेक करें, इसलिए हम बोलेंगे ये कैटाबॉलिक पाथवे है। बट हम इसको एनाबॉलिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो इस पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो अलग अलग हमें इंटरमीडिएट मिलते हैं उनको हम यूज करके कुछ दूसरा कंपाउंड भी बना सकते हैं, उसके यूज करके हम दूसरे कंपाउंड्स को भी बना सकते हैं। तो एनाबॉलिक भी है नेचर में। न्यू molecules can be produced, new molecules can be produced from the intermediates of the Krebs cycle, intermediate molecules of Krebs cycle. So Krebs cycle के intermediate molecules से हम कुछ नए molecules भी बना सकते हैं। कैटाबॉलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, हम क्या करें, किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं तो कैटाबॉलिक, और उससे कुछ बना रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे इसको, एनाबॉलिक। क्योंकि रेस्पिरेशन क्या है, दोनों हो सकता है, इसलिए क्या है, एक्चुअली एम्फीबॉलिक पाथवे है। स्पेशली जब हम क्या करते हैं, दूसरे टाइप के सबस्ट्रेट्स को यूज करते हैं, जैसे प्रोटीन्स या लिपिड्स को यूज करते हैं, तो जो तुम्हारा बैकबोन बनता है जिससे हम लोग रेस्पिरेशन कैरी आउट कर रहे हैं, उन्हीं के इंटरमीडिएट्स को यूज करके हम कुछ और भी बना सकते हैं। ठीक है, सो इस क्या है एम्फीबॉलिक का मतलब, पाथवे इज बोथ कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन होता है, एंड एनाबॉलिक मतलब बायोसिंथेसिस भी होता है चीजों का। इंटरमीडिएट्स आर यूज्ड फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। ठीक है, फैटी एसिड का सिंथेसिस के लिए यूज हो सकता है, अमाइनो एसिड के कन्वर्जन इनटू प्रोटीन के लिए यूज हो सकता है। इसलिए रेस्पिरेशन को हम क्या बोल देते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे। मतलब समझना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है, देखो, since respiration involves breakdown of substrate, the respiratory process has traditionally been considered catabolic. चीजों को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो हम ट्रेडिशनली इसको क्या समझते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस समझते हैं एंड कैटाबॉलिक पाथवे समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को। ठीक है, बट देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स जहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो एंटर कर सकते हैं, एंड अगर वो एंटर कर रहे हैं उनके थ्रू हम एनर्जी को डिराइव कर रहे हैं, तो जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं उसके थ्रू हम कुछ और नए मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं। जैसे कि when hence fatty acid would be broken down to acetyl CoA before entering the respiratory pathway। मैंने क्या बोला था, जो प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड्स है वो इनके अपने प्योर फॉर्म में एंटर नहीं कर सकते, उनको हम क्या करेंगे, इंटर कन्वर्ट करेंगे, किसी और चीज में कन्वर्ट करके फिर एंटर करवाएंगे। तो फैटी एसिड का एग्जांपल लिया, उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, एसिटाइल CoA में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करेगा। जब इसको यूज किया जाता है एज अ सबस्ट्रेट, तब इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, एसिटाइल CoA में कन्वर्ट किया जाता है। बट जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को फैटी एसिड बनाना है तो एसिटाइल CoA जो है वो एज अ सबस्ट्रेट यूज होता है। तो फैटी एसिड अगर किसी ऑर्गेनिज्म को बनाना भी है तो उसको क्या चाहिए, एसिटाइल CoA चाहिए। तो तुम क्या कर सकते हो, रेस्पिरेशन के पूरे प्रोसेस से एसिटाइल CoA को निकाल के फैटी एसिड भी बना सकते हो। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है उसके कुछ कुछ चीजों को यूज करके हम नई चीजें बना भी सकते हैं। ठीक है, so respiratory pathway comes in picture in both during the breakdown and synthesis of fatty acid। ठीक है, सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन के लिए भी एक सिमिलर प्रोसेस यूज हो सकता है, इसलिए हमने इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे। इसका मीनिंग हमें याद रखना है।
लास्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या है? इट्स बेसिकली अ रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड व्हेन यू प्रोसेसिंग ऑफ सबस्ट्रेट। मतलब किसी भी सबस्ट्रेट को जब हम यूज करके रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं तब कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, उसका रेशियो निकालेंगे कितना ऑक्सीजन यूज हुआ था। तो जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या है? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। अगर हम ग्लूकोज की बात करें, पूरा अगर रिएक्शन बैलेंस करके लिखें तो हमें क्या दिखता है कि फॉर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यूज किया तो हमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिले? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिले। याद रखो, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन से एक्चुअली क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। ग्लूकोज से तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है 6 यूज हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड में 6, रेशियो निकाला तो 1 आ गया रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, ठीक है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही ऑक्सीजन की जरूरत भी है। बट अगर हम एक फैटी एसिड की बात करें, ट्राइपैल्मिटिन की बात करें अगर, तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें, रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, पर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट अगर देखें, ऐसे लिखा हो सकता है, तुम्हें रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फाइंड करने आ सकता है, तब तुम्हें ध्यान में रखना, बैलेंस करके तुम्हें रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ढूंढने आ सकता है। तो हमेशा याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन ऑक्सीजन। यहाँ पे 10 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी इसको? 102 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी? 145। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कितना आ रहा है? 0.7 के अराउंड। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन आ सकते हैं इसके, नॉट सिंपल सा फॉर्मूला है, जो तुम्हें पता है तो तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और कम कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ठीक है, कम कार्बन डाइऑक्साइड बना है एंड ज्यादा ऑक्सीजन इसमें रिक्वायर्ड था। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या है? 1 से कम है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है, अलग अलग सबस्ट्रेट का अलग अलग हो सकता है। अगर सबस्ट्रेट मिक्स्ड है तो फिर उनका अलग अलग रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होगा। अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। विद दिस द चैप्टर इज ओवर। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हम ये जो क्वेश्चन तुम्हारे आईआईटी 2017 में आया हुआ है, देखते हैं, तुम्हें खुद से ट्राई करना है एक बार और फिर देखते हैं आंसर क्या होगा। ड्यूरिंग एन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये पास हो रहा होता है, तब जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो एंड में जो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, एंड में इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। तो टर्मिनल ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन है, जब इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के ड्यूरेशन में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब एक बार बता देती हूँ। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एटीपी का, फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी synthesis with the help of redox reaction या oxidation reduction reaction with the help of energy released। किसकी हेल्प से हो रहा है? with the help of energy released during redox reaction। reduction oxidation reaction के ड्यूरेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको हमने क्या किया? यूज करके एटीपी का सिंथेसिस किया है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमने फोटोसिंथेसिस में क्या देखा था? फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, वहां पे क्या था? फोटो फॉस्फोराइलेशन था। लाइट की एनर्जी को यूज करके हमने ये प्रोसेस कैरी आउट किया था। यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करके हम ये प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑक्सीडेशन को यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों बोलेंगे? रिडॉक्स लिखने की जगह में क्या बोल सकते हो? वेल रिडॉक्स तो लिखना ही होता है, पर ठीक है, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे थे? NaDH को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें? NAD+ में। इसमें हमने क्या किया था? हाइड्रोजन को रिमूव किया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या रिएक्शन हो गया ये? एक तरीके से तुम क्या कर रहे हो? ऑक्सीडेशन कैरी आउट कर रहे हो। और इस प्रोसेस में क्या रिलीज होगा? काफी सारा एनर्जी। उस एनर्जी को यूज करके हम किसको पंप कर रहे थे? हम पंप कर रहे थे प्रोटॉन को, एंड जिससे इवेंचुअली क्या बना था? एटीपी बना था, ठीक है। प्रोटॉन पंप हुआ था, बीच में क्या आ जाएगा? प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हुआ था। और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होता है तो एटीपी सिंथेस के थ्रू प्रोटॉन पंप होने लगता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है? एटीपी मिल जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 2017 का बता दिया ना मैंने आंसर, ऑक्सीजन इज द टर्मिनल। ओके,
Shown below are some of the reactions that occur in the metabolic pathway leading to complete oxidation of glucose during aerobic respiration. तो ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, उसमें कुछ कुछ स्टेप्स है जो गिवन है यहाँ पे 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है. हमें क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस फिगर आउट करना है. इसमें पूरा जो है करेक्ट सीक्वेंस फिगर आउट करना है, कौन सा पहले होता है कौन सा बाद में. अब देखते हैं. सबसे पहले क्या होगा, अभी देखो दो ही ऑप्शन है, या तो 1 पहले होगा या तो 2 पहले होगा, या तो 1 पहले होगा या तो 2 पहले होगा. पहले डिसाइड करो सिंपली कि 1 पहले होगा कि 2, उससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं. ऑप्शंस पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, 1 एंड 2 को ही देखेंगे पहले. पायरुवेट से एसिटाइल कोए पहले बनेगा. ये कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होगा. कहाँ पे होगा ये प्रोसेस, ये स्टेप, ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं. कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होगा, ये इसका साइट है. तो इससे पहले तो तुम्हें पायरुवेट बनना चाहिए, राइट. और पायरुवेट बनने के लिए G3P यूज होता है. तो ये जो स्टेप है, किसका पार्ट है, ये वाला जो स्टेप है, ये ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है. किसका पार्ट है, ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है, जो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है. तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या समझ में आ गया है कि कौन सा वाला स्टेप पहले होगा. ये जो स्टेप है ये पहले होगा, ये तुम्हारा स्टेप 1 होने वाला है, स्टेप 1. तो कौन कौन से आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गए, जिसमें 1 है, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है, इनको स्ट्राइक आउट कर दो. या तो ए होगा या तो फिर डी होगा. तो सेकंड ऑप्शन आ जाता है थर्ड एंड फर्स्ट को कंपेयर करना. थर्ड को देखते हैं, फर्स्ट को तो हम देख चुके. ऑक्सैलो एसीटेट टू सिट्रेट. ऑक्सैलो एसीटेट टू सिट्रेट क्या है, जब तुम्हारे क्रेब्स साइकिल में एंटर कर होती है, क्रेब्स साइकिल का पार्ट है, एक तरीके से क्रेब्स साइकिल का पार्ट है. तुम्हें पता है ऑब्वियसली क्रेब्स साइकिल में एंटर करने से पहले तुम्हें एसिटाइल को ए की जरूरत है, तो 1 पहले होगा और फिर 3 बाद में होगा. सो कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो देखते हैं. सबसे पहले तुम्हारा क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू. फिर पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा. एसिटाइल को ए प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विल गिव अस सिट्रेट. ठीक है, उसके बाद तुम्हारा फ्यूमरेट टू मैलेट, ये बेसिकली तुम्हारे क्रेब्स साइकिल की ही इंटरमीडिएट से. मैलिक एसिड से फिर तुम्हें वापस क्या मिल जाता है, ऑक्सैलो एसिटेट मिल जाता है. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए. ओके, नेक्स्ट इज, ये भी 2022 का है. चलिए एक बार चेक करें ना कौन से ईयर का क्वेश्चन है. आई एम नॉट श्योर ये 2022 का है कि नहीं. क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी सिंथेसिस. अच्छा, कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये बेसिकली हमने किस में देखा था, फोटोसिंथेसिस में देखा था. मैंने वहां पे ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था, इफ यू रिमेंबर. तो ये जो हाइपोथेसिस है, ये मुझे क्या बताती है कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है उसकी वजह से एटीपी का सिंथेसिस होता है. ये किसके बारे में बात करती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट के बारे में बात करती है. हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, रेस्पिरेशन में भी प्रोटॉन ग्रेडियंट दिख रहा है और हमें फोटोसिंथेसिस में भी दिख रहा है. बट फोटोसिंथेसिस में थाइलाकॉइड की स्ट्रोमा और बाहर जो थाइलाकॉइड का ल्यूमन एंड स्ट्रोमा के बीच में हुआ था प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस. यहाँ पे किसके बीच में हो रहा है, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स है, ये जो पूरे प्रोटीन्स है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में. तो प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पे बनता है, तुम्हारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा प्रोटॉन बनता है और अंदर कम रहते हैं. यहाँ पे प्रोटॉन का लेवल ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोटॉन का लेवल कम हो जाता है. ठीक है, लेट्स सी कौन सा करेक्ट है. तो सबसे पहले जब हम पंप करते हैं, ये जो प्रोटीन्स है, पंप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप करेंगे, हाइड्रोजन को बाहर लेके जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में. तो देखते हैं डायरेक्शन किस किस की सही है. एमएम मतलब माइटोकॉन्ड्रियल. एमएम का मतलब क्या है इसमें, जी यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. आईएमएस का मतलब क्या है, आईएमएस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आईएमएम इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सॉरी. ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. देखो ईटीसी कहाँ पे लोकेटेड है, हमेशा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लोकेटेड है. वो तो उन्होंने सेम रखा है तीनों में. क्या डिफरेंट हो रहा है तुम्हारा, इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सॉरी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड एमएम का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, अभी देखते हैं डायरेक्शन देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखा है, फर्स्ट में प्रोटॉन को क्या करें, मैट्रिक्स से कहाँ पे लेके जा रहे हैं, स्पेस में. करेक्ट है क्या, हाँ ये पार्ट तो करेक्ट है. इसमें भी सेम है, करेक्ट है. इसमें उल्टा दिखा रहे हैं, रॉन्ग है.
माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर नहीं आता, उल्टा मैट्रिक्स से कहाँ जाता है, बाहर। क्योंकि क्रेब्स साइकिल कहाँ हुआ था, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हुआ था। वहीं पे अपने NADH एंड FADH2 ये सब मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम ऑक्सीडाइज करके H+ आयंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो इन प्रोटीन्स के थ्रू हाइड्रोजन को पंप करने में हेल्प कर रही है, प्रोटॉन को पंप करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो दो तो गलत हो गए ऑलरेडी, हट गया ये। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब इसकी वजह से बाहर H+ का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और H+ फिर क्या होगा, वापस अंदर आएगा, वापस अंदर आएगा, ठीक है। और जब अंदर आएगा तो ATP किधर बनता है, देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, ये इस डायरेक्शन में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के डायरेक्शन में होता है। ATP कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तुम्हारे मैट्रिक्स में। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है, क्योंकि इसमें जो ओरिएंटेशन है तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रियल सॉरी ATP सिंथेज एंजाइम का जो ओरिएंटेशन है वो रॉन्ग दिया हुआ है। ये तुम्हारे बुक में भी, NCERT में भी इसका फिगर है, इसलिए इंपॉर्टेंट, जो फिगर्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे पता है ATP कहाँ पे बनता है, जिस डायरेक्शन में ये कॉम्प्लेक्स का फेस हो, ठीक है। CF1 वाला जो साइड है वो जिस डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो एक रोटेट करके ये बनाता है, ATP माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर बनेगा, ठीक है। नाउ विद दिस द चैप्टर इज डन। तो होपफुली तुम्हें चैप्टर समझ में आया है। अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा एनर्जी मत स्पेंड करो कि तुम सारे डिटेल, सारे इंटरमीडिएट्स का नाम याद रखो। अगर तुम इजीली याद रख सकते हो तो प्लीज़ रखो, ठीक है। इजीली याद रख सकते हो तो प्लीज़ रखो, बट अपने माइंड को इस लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ फिल मत करो। ज़्यादा जो प्रोसेसेस है उसको समझो, किस ऑर्डर में क्या चीज़ होती है उसको समझो। नेम्स में बहुत ज़्यादा मत घुसो, थोड़ा लॉजिकली चीज़ों को याद रखने का ट्राई करो। चैप्टर हमारा हो चुका है। मैं चाहूंगी कि तुम जाके क्या करो, अपना जो चैप्टर वाइज मॉक है उसको अटेम्प्ट करो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि चैप्टर तुम्हें कितने अच्छे से आता है। बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं चैप्टर वाइज मॉक मुझे नहीं देना है, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि याद रखो टेस्ट देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस। बट इफ यू थिंक लाइक कि नहीं मुझे चैप्टर वाइज लेना, अब तो चैप्टर मेरा प्रैक्टिस हो गया एंड एवरीथिंग, तो तुम फुल एंड मॉक टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, जिसका प्राइस काफी कम हो चुका है, 499 है। याद रखो ये सेम टेस्ट है, जो तुम्हें चैप्टर वाइज मॉक के साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिले वो ये वही फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। इसमें भी वीडियो सोल्यूशन है, उसमें भी वीडियो सोल्यूशन तुम्हें मिलेगा, दोनों में मिलेगा। अगर तुमने पहले से ले रखा है 1500 का तो भी तुम्हें मिलेगा, डू नॉट वरी, सेम ही चीज है। तुम्हें ज्यादा टाइम मिला है, अभी टाइम थोड़ा कम है इसलिए डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है। डू नॉट वरी, ज्यादा अपने माइंड को प्रेशर मत दो कि मैंने पहले ले लिया एंड ऑल ऑफ दैट। तुम्हारे लिए कंटेंट सेम है और तुम्हें ज्यादा टाइम भी मिला है उसको कंज्यूम करने का, तो होपफुली तुम्हारी प्रिपरेशन और अच्छी है। बट अगर तुमने अभी तक वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया, मॉक टेस्ट को लेने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी टाइम है कि तुम प्रॉपर्ली मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम प्रॉपर्ली मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, अपनी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में रखो। एंड अगर तुम ये करते हो तो ऑब्वियसली तुम सारे जो भी ड्रीम्स है जिस पे तुम बिलीव करते हो और तुम IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसको तुम क्या कर पाओगे प्रॉपर्ली अचीव, ठीक है। सो यू हैव ड्रेम्ट, तुमने ऑलरेडी एक सपना देखा है कि तुम्हें IIT के एग्जाम को क्रैक करना है, उसको तुम्हें अच्छे से एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, वो तुमने ड्रीम ऑलरेडी देखा है। अभी तुम्हें क्या करना है, स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 क्या है तुम्हारा, इस ड्रीम पे बिलीव रखना, ठीक है। इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, बिलीव है, ठीक है। क्या है ये, बिलीव इन योर ड्रीम, ठीक है। अपने ड्रीम पे बिलीव रखो, ठीक है, बिलीव करो एंड अच्छे से प्रिपेयर करो, तभी तुम इसको अचीव कर पाओगे। सिर्फ सपने देखने से नहीं होता है, तुम्हें एक्चुअली उस पर ट्रस्ट करना है कि तुम कर सकते हो। अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, सेल्फ बिलीव रखना, एंड उसके साथ साथ उसी लेवल का वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी सपने को पाने के लिए तुम्हें वो मेहनत करनी पड़ेगी जो मुझे लगता है तुम कर सकते हो। अगर तुम इस पॉइंट तक वीडियो को देख रहे हो तो मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम एक्चुअली वो मेहनत कर सकते हो और ऑलरेडी कर रहे हो। प्लीज कीप दिस अप, डिस्करेज बिल्कुल भी मत हो, अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने मत दो। तुम्हारा जो नेक्स्ट स्टेप है, देखो काफी बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगता है, अपने मार्क्स देख के, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देख के, अलग अलग रीजंस की वजह से कि उसके मार्क्स अच्छे हैं, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, अब मुझसे नहीं होगा, उनका जो पूरा का पूरा प्रिपरेशन का जो ट्रेजेक्ट्री है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे थे अपने सपने के डायरेक्शन में, वो नीचे आने लगते हैं।
क्योंकि वो डीमोटिवेट हो गए। डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत हो, अपने पे बिलीफ रखो एंड यू कैन स्टिल डू इट। अभी भी टाइम है, तुम अच्छे से मेहनत करोगे, क्योंकि थोड़ी बहुत पढ़ाई जो तुमने की है उसके ऊपर तुम्हें क्या करना है, बिल्ड करते रहना है। प्रॉपरली मॉक टेस्ट को दो, अच्छे से उसको एनालाइज करो। मैं ट्राई करूंगी तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करने का। हम लोग कुछ लाइव सेशंस भी प्लान कर रहे हैं, तो वहां पे भी तुम मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बट प्लीज अच्छे से जुड़े रहो, अपनी प्रिपरेशन पे पूरा ध्यान रखो। एंड ये जो लास्ट 20 दिन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? So all the best, keep studying, keep working hard.